नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण की प्रश्नावली भाग 2 के अंतर्गत विगत परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 है कि आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है। कहने का आशय यह है कि आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। विकल्प ए है कि अत्यधिक अपमान करना, विकल्प बी कठिन काम के लिए प्रेरित करना, विकल्प सी है बहुत शोर करना, या फिर विकल्प डी है अत्यधिक प्रशंसा करना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि आसमान पर चढ़ाने का मतलब होता है, गांव समाज में देखते होंगे किसी को लोग बहुत अधिक जो है तारीफ कर देते हैं, और जब उसको बहुत ज़्यादा तारीफ कर देते हैं तो वह व्यक्ति आसमान पर चढ़ जाता है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आसमान पर चढ़ाना मुहावरा का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना, है ना। अगर हम लोग किसी को बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर देते हैं तो आसमान पर चढ़ जाता है, बहुत खुश हो जाता है। इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि आंख की किरकिरी होना का अर्थ है, यानी कि आंख की किरकिरी होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। विकल्प ए अप्रिय लगना, विकल्प बी धोखा देना, विकल्प सी कष्टदायक होना, और विकल्प डी है बहुत प्रिय होना। तो देखिए, आंख में अगर कोई चीज़ पड़ जाती है ना तो आपको क्या लगता है, बड़ा अप्रिय लगता है ना, किरकिरी हो जाती है आंख में कुछ चीज पड़ जाए तो। बिल्कुल, अब आंख की किरकिरी का मतलब होता है आंख में कोई चीज गड़ना, किसी को लगना, कोई व्यक्ति अप्रिय लगता हो। और जब कोई व्यक्ति आपको अप्रिय लगता है तो उसे जब जब देखोगे ना आपके लिए वो किरकिरी बना रहेगा। तो दिमाग में रखिएगा कि आंख की किरकिरी होने का मतलब है कि अप्रिय लगना। तो प्रश्न संख्या 2 का विकल्प ए अप्रिय लगना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। विकल्प ए कह रहे हैं मुद्राएं बनाना, विकल्प बी कह रहे हैं क्रोध करना, विकल्प सी कह रहे हैं तेवर बदलना, या फिर विकल्प डी है रंग बदलना। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति लाल पीला होता है तो लाल पीला होने का मतलब होता है क्रोध करना या गुस्सा करना। तो प्रश्न संख्या 3 का विकल्प बी क्रोध करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है सिर हथेली पर रखना का अर्थ है, यानी कि सिर हथेली पर रखना मुहावरे का क्या अर्थ है। विकल्प ए है कि वीरता का प्रदर्शन करना, विकल्प बी है कि पराजय स्वीकार कर लेना, विकल्प सी है मरने के लिए तैयार रहना, और विकल्प डी है कि अहंकार का विसर्जन करना। देखिए मित्रों, बात करें सिर हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ होता है कि मरने के लिए तैयार होना। इसका एक और आप भाव देख सकते हैं, लोग कहते हैं सर पे कफन बांधे हैं। तो सर पे कफन बांधना या सिर हथेली पर रखना, दोनों का अर्थ यही होता है कि मरने के लिए तैयार रहना, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 4 का विकल्प सी मरने के लिए तैयार रहना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है कि अंतर के पट खोलना का अर्थ है। अंतर के पट खोलना इस मुहावरे का अर्थ है। विकल्प ए प्रशंसा करना, विकल्प बी है भेद खोलना, विकल्प सी है विवेक से काम लेना, या फिर विकल्प डी है अपमानित करना। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं मित्रों। अंतर के पट माने दरवाजा खोलने का मतलब होता है कि भेद खोल देना, रहस्य खोल देना, रहस्य को प्रकट करना, उजागर करना। तो प्रश्न संख्या 5 का विकल्प बी भेद खोलना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है कि अंगूठी का नग होना का अर्थ है। ये मुहावरा है अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग। देखिए मित्रों, बात करें अंगूठी की तो अंगूठी की ज़्यादा कीमत नहीं होती है, बल्कि उसके नग की ज़्यादा कीमत होती है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। विकल्प ए कह रहे हैं बहुत सुंदर होना, विकल्प बी कह रहे हैं छिपा हुआ, विकल्प सी कह रहे हैं बहुत प्रिय होना, और विकल्प डी है बहुत कीमती होना। तो बिल्कुल जैसे अंगूठी से कीमती उसका नग होता है, तो वही दिमाग रखिएगा, विकल्प डी बहुत कीमती इज राइट आंसर। अंगूठी का नग क्या होता है, बहुत कीमती होता है, इसे दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है काम काज में कोरा होना का अर्थ है, यानी काम काज में कोरा होना इस मुहावरे का क्या अर्थ है। विकल्प ए है कि काम ना करना, विकल्प बी है काम समाप्त करना, विकल्प सी है काम पूरा ना करना, और विकल्प डी है काम ना जानना। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति काम का कोरा होगा, यानी काम के बारे में कुछ जान ही नहीं रहा है, तो कोरा तो है ही, है ना। जैसे इसका विकल्प डी होगा
काम ना जानना। कभी कभी देखते होंगे हमारे आपके समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि वो व्यक्ति उस काम को जान ही नहीं रहा है ना, उसको वो काम दे दिया गया। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं काम काज में कोरा का मतलब है काम ना जानना। तो प्रश्न संख्या 7 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है कि जुबान पर लगाम ना होना इस मुहावरे का अर्थ है। विकल्प ये कह रहे हैं कि स्पष्टवादी होना, है ना, जुबान पे लगाम नहीं तो स्पष्टवादी है। विकल्प बी कह रहे हैं अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। विकल्प सी है कि सदैव कठोर वचन कहना। और विकल्प डी है सर्वत्र अपनी बाग्यता दिखाना। तो देखिए चारों के चारों विकल्प जो है बिल्कुल आपसे मिलते जुलते हैं। और हम लोग गांव में तो यही कह देते हैं, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है, कठोर बोलता है, उसे हम लोग कहते हैं कि इसकी जबान पर लगाम नहीं है। लेकिन इसका सही अर्थ क्या है, तो बिल्कुल समझ लीजिए अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। कुछ लोग देखे होंगे जहाँ पे आवश्यकता नहीं है वहाँ पर भी जा करके जो है स्पष्ट चीज़ को प्रकट करने लगते हैं। तो यही होता है कि जुबान पर लगाम ना होना। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 8 का विकल्प बी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है तस से मस ना होना का अर्थ है क्या है। विकल्प ए कह रहे हैं कठोर हृदय होना। विकल्प बी अनुनय बिनने से भी ना पसीजना। विकल्प सी है जगह ना बदलना। और विकल्प डी है धैर्य पूर्वक सहन कर जाना। ठीक है ना। देखिए ज़्यादातर लोग इसी का प्रयोग करते हैं, टस से मस ना होना की जगह ना बदलना। ठीक है ना। लेकिन सही इसका जो अर्थ अगर देखा जाए तो विकल्प बी है कि अनुनय बिनने से भी ना पसीजना, है ना। कभी कभी देखते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि किसी काम के लिए अनुनय बिनने ढेर सारा सब कुछ एड़ी चोटी सारा बल लगा दिया जाता है, फिर भी वो व्यक्ति टस से मस नहीं होता है, यानी कि अनुनय बनने से कोई असर ना पहुंचना। प्रश्न संख्या 9 का विकल्प बी अनुनय बिनने से ना पसीजना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है कि टांग अड़ाना का अर्थ है, यानी कि टांग अड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। विकल्प ए कह रहे हैं बदनाम करना। विकल्प बी है बिना कारण लड़ना। विकल्प सी है गलत काम करना। और विकल्प डी है अवरोध पैदा करना। तो बिल्कुल सही है कि टांग अड़ाना का मतलब होता है कि रुकावट या अवरोध या रोकना का प्रयास करना। तो प्रश्न संख्या जो है आपका 10 का विकल्प डी अवरोध पैदा करना इज राइट आंसर। ठीक है। और प्रश्न संख्या 11 है कि मुंह का निवाला का अर्थ है। मुंह का निवाला का अर्थ यानी कि मुंह का निवाला मुहावरा का क्या अर्थ है। देखिए जैसे मुंह में निवाला माने मुंह में खाना, है ना। गांव में लोग कहते हैं मुंह का कौर नहीं है ना, हलवा नहीं है, यानी कि इतना आसान काम नहीं है। ठीक है ना। अब इसका अर्थ क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि स्वादिष्ट एवं प्रियकर। विकल्प बी कह रहे हैं अत्यंत प्रिय। विकल्प सी कह रहे हैं बहुत आसान काम। या फिर विकल्प डी बहुत कठिन काम। देखिए मुंह का निवाला ना होना का मतलब है विकल्प सी बहुत आसान काम, है ना। कभी कभी कहते हैं भैया मुंह का कवर नहीं है ये, है ना, कि टीजीटी निकालना, पीजीटी निकालना या किसी परीक्षा में पास करना, ये मुंह का निवाला नहीं है, यानी कि बहुत आसान काम नहीं है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 11 का विकल्प सी बहुत आसान काम इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है कि समुद्र मंथन करना इस मुहावरे का अर्थ है। विकल्प ए कह रहे हैं कि घोर तप करना। विकल्प बी कह रहे हैं कि दृढ़ प्रतिज्ञा करना। विकल्प सी उद्देश्य को प्राप्त करना। या फिर विकल्प डी है कठोर परिश्रम करना। तो देखिए मित्रों समुद्र मंथन करने का मतलब ही होता है कि बहुत कठोर परिश्रम करना। समुद्र कितना विशाल होता है, लेकिन समुद्र को भी मथ देना, है ना, उसको मथ देना और मथ करके उसमें से रत्न निकालना कठोर परिश्रम होता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और इतनी कम जगह में इतनी ज़्यादा प्रतियोगी हैं और उन प्रतियोगियों के बीच से मथ करके एक सीट अपनी पक्की करना ही क्या है, समुद्र मंथन है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, कठोर परिश्रम करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है खो देना के लिए सही मुहावरा है ना, खो देना है ना, इसके लिए सही मुहावरा क्या है। विकल्प ए कह रहे हैं हाथ मलना। विकल्प बी कह रहे हैं हाथ काटना। विकल्प सी है हाथ साफ करना। और विकल्प डी है हाथ धोना। देखिए हाथ मलना माने पश्चाताप करना, हाथ काटना और हाथ साफ करना एक मुख्य रूप से चोरी से संबंधित है। लेकिन हाथ धोना की बात करते हैं, सदैव के लिए किसी वस्तु को खो देना जो होता है हाथ धोना होता है। और गांव समाज में एक चीज देखे होंगे ना, लोग कहते हैं कि एक ही लड़का है ना, उस लड़के को, उस पुत्र को अगर ये नहीं रोकेंगे तो क्या करेंगे, अपने लड़के से हाथ धो जाएंगे, अपने पुत्र से हाथ धो लेंगे। तो हाथ धोने का मतलब यही है कि खो देना। ठीक है ना। और कुछ चीज़ें मित्रों देखें आपको साहित्यिक भाषा में नहीं समझ में आएंगी, जब उसे आप देहाती भाषा में अपने क्षेत्र की भाषा में उसको
है ना, जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। तो इसे जोड़ लीजिएगा, खो देना का मतलब हाथ धोना, हाथ धोना। कहते एक ही लड़का है, नहीं रोकेंगे तो लड़के से हाथ धो जाएंगे, लड़के से हाथ धोना पड़ेगा, है ना। तो हाथ धोना का मतलब है खो देना। तो प्रश्न संख्या 13 का विकल्प डी, हाथ धोना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है कि विरोध करना के लिए सही मुहावरा है ना। अब विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? विकल्प ये कह रहे हैं कि सिर काटना, कटाना। विकल्प बी है सिर चढ़ाना। विकल्प सी है सिर झुकाना। और विकल्प डी है सिर उठाना। तो देखिए, जब किसी चीज़ का विरोध हम लोग करते हैं या कोई व्यक्ति करता है तो सिर उठाता है, तो बिल्कुल सही है। विरोध करना, है ना, के लिए सही मुहावरा होगा सिर उठाना। सिर उठाना का अर्थ होता है विरोध करना। तो प्रश्न संख्या 14 का विकल्प डी, सिर उठाना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है कि बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या है? विकल्प ए मुंह खून लगना। विकल्प बी मुंह ताकना। विकल्प सी है मुंह की खाना। या फिर विकल्प डी है मुंह उतरना। ठीक है ना। देखिए, बुरी तरह पराजित होने का मतलब होता है कि मुंह की खाना। गांव में कहता है भर मुंह खाएं। अब भर मुंह खाने का मतलब ही होता है कि बुरी तरह पराजित होना। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प सी, मुंह की खाना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि नाश कर देना के लिए मुहावरा है ना। नाश कर देना के लिए मुहावरा है, यानी कि किस मुहावरे का अर्थ होता है नाश कर देना? विकल्प ए है कि पानी में आग लगाना। विकल्प बी है पानी पानी होना। विकल्प सी है पानी फेर देना। और विकल्प डी है पानी भरना। तो देखिए, जो नाश कर देने के लिए मुहावरा सही है वो है पानी फेर देना। पानी फेर देना का मतलब ही होता है नाश कर देना। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 16 का विकल्प सी, पानी फेर देना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है अगर मगर करने का अर्थ है। अगर मगर करने का अर्थ है, विकल्प ये कह रहे हैं कि इधर की बात उधर करना। विकल्प बी कह रहे हैं कि कपट करना। विकल्प सी व्यर्थ समय गंवाना। या फिर विकल्प डी है बहाने बनाना। ठीक है ना। तो अगर मगर करना, कभी कभी देखे होंगे कोई व्यक्ति आपसे कोई सामान ले लिया, कोई पैसा रुपया आदि ले लिया, तो अब कहता है कि अगर मिल गया तो दे देंगे, नहीं अगर नहीं मिला तो 15 को दे देंगे, अगर ये होगा मिले। यानी कि अगर मगर का मतलब ही समझ गए हैं कि विकल्प डी बहाने बनाना इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 17 का जो अर्थ अगर देखा जाए, अगर मगर करने का अर्थ होता है बहाना बनाना। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है कि अग्नि परीक्षा देना। अग्नि परीक्षा देना का क्या अर्थ है? विकल्प ए कह रहे हैं कि कठोर तप करना। विकल्प बी कह रहे हैं कि साहस पूर्वक सामना करना। विकल्प सी है दृढ़ निश्चय करना। या फिर विकल्प डी है कठिन परिस्थितियों में पड़ना। बिल्कुल, अग्नि परीक्षा का मतलब ही होता है कि कठिन परिस्थितियों में पड़ना। तो प्रश्न संख्या 18 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है ना। कभी कभी देखे होंगे लोग कि अग्नि परीक्षा तो यही है ना, कि एक सीट निकालिए, एक सीट निकालना कठिन परिस्थितियों में पड़ना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 19 है कि छाती पर मूंग दलना का अर्थ है ना। अब छाती पर मूंग दलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ये है कि कठिन काम करना। विकल्प बी है बात बात पर लड़ना। विकल्प सी है कर्जा वसूल करना। और विकल्प डी है पास में रहकर दुख देना। बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि पास में रहकर के दुख देना का मतलब है कि छाती पर मूंग दलना। कभी कभी देखे होंगे कोई व्यक्ति क्या होता है कि अपने पास पड़ोस में किसी व्यक्ति को बसा देता है, और जिसको बसा देता है बाद में वही परेशान करता है। तो गांव के लोग कहते हैं देखो इसको आपने बसाया था, आपके छाती पर ही मूंग दल रहा है ना, इन्हीं की पास में रहकर के आपको दुख दे रहा है। तो प्रश्न संख्या 19 का विकल्प डी, पास में रहकर दुख देना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि तीर मारना का अर्थ है। अब कहते हैं बहुत बड़ी तीर मार दिए। अब तीर मारने का अर्थ होता है, विकल्प ए अगर देखा जाए तो युद्ध कला में निपुण होना। विकल्प बी शिकार करना। विकल्प सी है बड़ा काम करना। और विकल्प डी है धन कमाना। तो देखिए, तीर मारने का मतलब ही होता है बड़ा काम करना। कभी कभी गांव में कहते हैं कौन बड़ी तीर मार दी हो, है ना, कौन बड़ी तीर मार दी हो, है ना, 10,000 की नौकरी तो पाए हो, कौन बड़ी तीर मारे हो। तो बड़ी तीर जब मारेंगे तो इसका मतलब होता है कि बड़ा काम कर दिए हैं। टीजीटी पीजीटी में आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना, ये आरओ में हो जाए, पीसीएस में हो जाए, तो आईएएस में हो जाए, ये होता है तीर मारना। और 10,000 की नौकरी लेना कोई बड़ी तीर मारना नहीं है। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर आप समझ रहे हैं, विकल्प सी बड़ा काम करना इज राइट आंसर। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 21 है कि तेली का बैल होना का अर्थ है। तेली का बैल होने का अर्थ है।
विकल्प ए कह रहे हैं बुरी तरह काम में लगे रहना। विकल्प बी है काम करने से बहाना करना। विकल्प सी है मन लगाकर काम नहीं करना। और विकल्प डी है निर्धन होना। तो देखिए भाई, तीली के बैल की बात करते हैं तो तीली का बैल होता है ना, वो हमेशा कोल्हू में जोते रहता है। तो तीली का बैल होने का मतलब ही होता है कि बुरी तरह से काम में लगे रहना। जैसे तीली काम में लगा रहता है, बैलों को जोता रहता है, वैसे ही काम में लगे रहिए। तो आप लोग इस समय बिल्कुल तीली का बैल बन जाओ, है ना, बुरी तरह अपने काम में लग जाओ पूरी तरह से, तो निश्चित रूप से आपकी एक सीट जो है पक्की हो जाएगी। तो प्रश्न संख्या 21 का विकल्प ए बुरी तरह से काम में लगे रहना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है कि युद्ध में मृत्यु पाने के लिए सही मुहावरा है ना। कोई व्यक्ति युद्ध में जब मृत्यु पाता है तो इस मुहावरे के लिए एक शब्द क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं काम आना। विकल्प बी कह रहे हैं काम तमाम करना। विकल्प सी है देर हो जाना। और विकल्प डी है डेरा उठ जाना। तो युद्ध में, है ना, मृत्यु पाने के लिए सही अर्थ है काम आना। काम आना, है ना, कहते हैं युद्ध में काम आ गए, यानी कि युद्ध में मारे गए, युद्ध में मृत्यु को प्राप्त किए। तो प्रश्न संख्या 22 का विकल्प ए काम आना इज राइट आंसर। संख्या 23 है कि तुम मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है, यानी कि रहने का संयोग समाप्त होना, इसके लिए सही मुहावरा क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि नाता टूट जाना। विकल्प बी कह रहे हैं डेरा उठ जाना। विकल्प सी कह रहे हैं अन्न जल उठ जाना। और विकल्प डी है हाथ तंग होना। तो रहने का संयोग ना रहने का मतलब होता है कि अन्न जल उठ जाना, अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना। तो प्रश्न संख्या 23 का विकल्प सी है अन्न जल उठ जाना इज राइट आंसर, यानी कि रहने का संयोग समाप्त हो गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 है कि अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा होगा। बहुत परिश्रम किया, इसके लिए मुहावरा क्या होगा। ठीक है ना। अब विकल्प ए है कि जान पर खेलना। अब जान पर खेलना मतलब, है ना, एक हो गया जोखिम में डालना। विकल्प बी है लोहे का चना चबाना, माने कठिन परिश्रम करना। विकल्प सी है एड़ी चोटी का जोर लगाना, है ना, यानी कि सिर से पैर तक पूरी कोशिश करना। और विकल्प डी है लुटिया डुबोना। लुटिया डुबोना का मतलब पराजित करना। तो कह रहे हैं कि बहुत परिश्रम किया। अब बहुत परिश्रम करने का मतलब है कि विकल्प सी एड़ी चोटी का जोर लगाना इज राइट आंसर, है ना। जब कोई व्यक्ति परीक्षा में पास करने के लिए क्या कर रहा है, बहुत परिश्रम कर रहा है, एड़ी चोटी एक कर रहा है, तब जाकर के वो सफल हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 24 का विकल्प सी एड़ी चोटी का जोर लगाना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। कह रहे हैं कि भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, है ना, हार गई। तो हार गई वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है। विकल्प ये कह रहे हैं कि अंतर का पट खुलना। भाई अंतर का पट खुलना का मतलब भेद या रहस्य प्रकट करना। विकल्प बी कह रहे हैं लुटिया डूब जाना। बिल्कुल लुटिया डूब जाने का मतलब है पराजित या हार जाना। विकल्प सी है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना, भूत भगाना, माने शंका को दूर करना। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 25 का होगा हार गई का मतलब होता है लुटिया डूब जाना। तो प्रश्न संख्या 25 का विकल्प बी लुटिया डूब जाना इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 है कि आंख का नीर यानी कि पानी ढल जाना। कहते हैं आंख का पानी ढल गया है। तो आंख का पानी ढल जाना का अर्थ होगा कि मरते समय आंसू ना बहाना। विकल्प बी है निर्लज्ज हो जाना। विकल्प सी है निरुत्साहित होना। और विकल्प डी है निष्प्रभ होना। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आंख का पानी ढल जाना, आंख का पानी मर जाना, आंख का पानी सूख जाना, इसका मतलब है विकल्प बी निर्लज्ज होना। जब कोई व्यक्ति के अंदर लाज शर्म नहीं रहेगी तो उस व्यक्ति की आंख का पानी मर जाता है, आंख का पानी ढल जाता है। तो प्रश्न संख्या 26 का विकल्प बी निर्लज्ज होना इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है कान फूंकना का अर्थ है, यानी कि कान फूंकना, कान में जाकर कोई चीज बताना, है ना। विकल्प ये कह रहे हैं चौकन्ना करना। विकल्प बी है चुगली करना। विकल्प सी है जादू टोना करना। और विकल्प डी है दीक्षित करना। तो कान फूंकना का अर्थ ही है दीक्षित करना, यानी कि मंत्र देना या गुड़ सिखाना। कभी कभी देखे होंगे कि कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, IPL आदि खेला जा रहा है
और अचानक महेंद्र सिंह धोनी या कोई कप्तान होते हैं जो जाकर के गेंदबाज को या बल्लेबाज को कान में जाकर के क्या करते हैं, दीक्षित करते हैं, कोई मंत्र फूंकते हैं, उसके बाद अगली गेंद पे आप देखते हैं कि विकेट मिल जाता है, ठीक है ना, या 4-6 रन चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो यही आप कह सकते हैं कान फूंकना का मतलब है दीक्षित करना या मंत्र देना, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 27 का विकल्प डी दीक्षित करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 है कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है। अब कच्चे घड़े में पानी भर जाएगा तो भाई क्या है इसका अर्थ है कि विकल्प ए कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, विकल्प बी है ठीक ढंग से काम ना करना, विकल्प सी है कठिन काम करना और विकल्प डी है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि कच्चे घड़े में अगर पानी भर रहे हैं तो कच्चे घड़े में पानी तो भरना नहीं चाहिए, बच्चों से बड़ा काम लेना नहीं चाहिए, ठीक है ना, या जो वस्तु जिस काम के लिए नहीं उसका आपने प्रयोग किया, इसका मतलब है कि ठीक ढंग से काम ना करना, ठीक है ना। तो 28 का विकल्प बी ठीक ढंग से काम ना करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है कि छक्के छुड़ाना का अर्थ है। अब छक्के छुड़ाना का इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं क्रिकेट के है ना खेल का एक नियम है, विकल्प बी है हराना, विकल्प सी है घायल करना और विकल्प डी है परेशान करना। तो छक्के छुड़ाना का मतलब होता है हराना, है ना। एक आपने पढ़ा होगा कक्षा 5 में जब आप रहे तो झांसी की रानी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिया, ठीक है ना। ये मुहावरा हम लोग पढ़े हैं बचपन में, कक्षा 4 या 5 में था, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने क्या किया, झांसी की रानी के छक्के छुड़ा दिया। तो प्रश्न संख्या 29 का विकल्प बी हराना इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 30 है कि चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ है, यानी कि चांदी का ऐनक लगाना, चांदी का चश्मा पहनना, है ना। कब व्यक्ति चांदी का चश्मा पहनेगा, है ना, इसका अर्थ क्या है। विकल्प ये कह रहे हैं कि घूस लेकर ही किसी का काम करना, विकल्प बी है खूब लाभ होना, विकल्प सी है किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना और विकल्प डी है बहुत अमीर होना, ठीक है ना। देखिए जब प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है तो चांदी का चश्मा लगाता है व्यक्ति कि किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बनी रहे, बची रहे। गांव में देखे होंगे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अमर्यादित काम करते हैं, है ना, यानी कि समाज में उनकी इज्जत नष्ट हो जाती है, फिर भी कुछ ऐसे काम कर देते हैं जैसे कोई बड़ी गाड़ी ले लिए, कंबाइन वगैरह ले लिए, गाड़ी घोड़ा ले लिए, कि उससे हमारी प्रतिष्ठा किसी तरह से बचा हो। तो वही है कि चांदी का चश्मा ऐनक पहन लेंगे तो लोग कहेंगे बड़े अमीर हैं, देखो चांदी का चश्मा पहने हैं, ठीक है ना, यानी किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बनाए रखना, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 30 का विकल्प सी किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बनाए रखना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है कि दाम लगाना का अर्थ है। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि मूल्य आंकना, विकल्प बी पूरी कीमत देना, विकल्प सी है लागत मात्र देना और विकल्प डी है मोल भाव करना। तो बिल्कुल दाम लगाना का मतलब होता है मूल्य को आंकना या कीमत को आंकना। तो प्रश्न संख्या 31 का विकल्प ए मूल्य आंकना इज राइट आंसर, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 32, तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ है। अब तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ होता है, विकल्प ए पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, विकल्प बी है कि किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, विकल्प सी है दोस्त के साथ विश्वासघात करना और विकल्प डी है बिना सोचे समझे निर्णय लेना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि जो तोता होता है जिसके पास है उसकी बात करता है और जिसके पास नहीं उसके संबंध को भुला देता है। तो दिमाग में रखिएगा, तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ होता है कि पुराने संबंध को एकदम भुला देना, ठीक है ना, बिल्कुल रट्टू हो जाना। तो प्रश्न संख्या 32 का विकल्प ए पुराने संबंधों को भुला देना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है कि दिन को दिन और रात को रात ना समझना का अर्थ है। कहने का आशा है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो दिन को दिन नहीं समझ रहा है, रात को रात नहीं समझ रहा है, यानी कि दिन और रात एक कर दे रहा है, ठीक है ना। और कर भी देना चाहिए कि दिन रात एक। अब चाहिए चाहे सोने में करिए और चाहे पढ़ने में करिए, तो दिन रात एक करना, है ना। दिन को दिन ना समझे, रात को रात ना समझे। इसका कह रहे हैं कि अर्थ क्या होगा। विकल्प यह है कि सूर्योदय से रात पर्यंत अथक कार्य करना, विकल्प बी है वास्तविकता को समझने की कोशिश ही ना करना, विकल्प सी है यथार्थ से अवगत ना होना और विकल्प डी है कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम आदि का कुछ भी ध्यान ना रखना, ठीक है ना। तो विकल्प डी इज राइट आंसर। जब कोई बड़ा काम हम लोग करते हैं या करते समय क्या होता है, अपने सुख और आराम को व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। कहते भैया है ना, इस परीक्षा को पास करने के लिए हमने दिन और रात नहीं देखा,
तो दिन रात नहीं देखने का मतलब कब दिन निकला हमें पता नहीं चला, कब रात आई मुझे पता नहीं चला, दिन रात सब एक किए, यानी कि बड़ा काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किया, है ना, सुख सुविधा आराम सब त्याग दिया। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 33 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 है कि पांव 12 होना का अर्थ है, विकल्प ए कि दाव हारना, विकल्प बी है कार्य सिद्ध होना, विकल्प सी है लाभ ही लाभ होना और विकल्प डी है सुबह हो जाना। अब पांव 12 होने का मतलब ही होता है कि लाभ ही लाभ होना। तो प्रश्न संख्या 34 का विकल्प सी पांव लाभ ही लाभ होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है कि मखमली जूते से मारना का अर्थ है, मखमली जूते से मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि मीठी बातों से लज्जित करना, विकल्प बी है व्यंग करना, विकल्प सी है धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना और विकल्प डी है अपमानित करना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि मखमली जूते से मारने का मतलब होता है कि विकल्प ए मीठी बातों से लज्जित करना। तो प्रश्न संख्या 35 का विकल्प ए मीठी बातों से लज्जित करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है कि रीढ़ टूटना का अर्थ है। अब रीढ़ माने होता है मुख्य हड्डी, जिसे आप कह सकते हैं आधार। अब आधार टूट जाएगा तो व्यक्ति क्या होगा, तो विकल्प ये कह रहे हैं कि आधार ही ना रहना, विकल्प बी निराश हो जाना, विकल्प सी कमजोर होना या फिर विकल्प डी दुर्दशाग्रस्त होना। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी टूटना का अर्थ है, हड्डी रीढ़ टूटने का मतलब है निराश होना। कभी कभी देखे होंगे किसी टीम के जो खिलाड़ी होते हैं, जो मुख्य होते हैं, आधार होते हैं, अगर उनका विकेट गिर जाता है तो बिल्कुल उनके खेमे के जितने भी सपोर्टर हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, वो सब बिल्कुल निराश हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यही दिमाग में रखिएगा, रीढ़ का टूटने का अर्थ होता है निराश हो जाना। प्रश्न संख्या 37 है कि शैतान की आंत का अर्थ है। अब शैतान की आंत का अर्थ यानी कि शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ होगा। विकल्प ए बता रहे हैं कि अत्यंत धूर्त व्यक्ति, विकल्प बी है अत्यंत नगण्य वस्तु, विकल्प सी है बहुत लंबी वस्तु और विकल्प डी है अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत का मतलब होता है कि बहुत लंबी वस्तु, है ना। तो 37 का विकल्प सी बहुत लंबी वस्तु इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है कि सुबह शाम करना का अर्थ है। अब कह रहे हैं सुबह शाम करना का अर्थ है, सुबह मिले तो शाम कहिए, शाम को मिले तो सुबह कहिए। इसका मतलब है कि टाल मटोल कर रहे हैं। व्यवहारिक जीवन में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, और नहीं देखा है तो कोई वस्तु किसी को दे दीजिए, अपनी बुक ही दे दीजिए, अपनी नोट ही किसी को दे दीजिए, फिर इसको देख लीजिएगा कि सुबह का शाम और शाम का सुबह हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका अर्थ क्या है। विकल्प ये बता रहे हैं कि समय व्यतीत करना, विकल्प बी बता रहे हैं आवारा गर्दी करना, विकल्प सी है टाल मटोल करना या फिर विकल्प डी है दिन रात काम करना। तो बिल्कुल सही है, सुबह का शाम और शाम का सुबह करने का अर्थ है विकल्प सी टाल मटोल करना इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 है कि सूरत नजर आना का अर्थ है। सूरत नजर आना का अर्थ है, कहते हैं उसकी सूरत नजर आ रही है, उनकी सूरत नजर आ रही है ना। तो विकल्प ए बता रहे हैं कि गुण प्रकट होना, विकल्प बी कह रहे हैं कि वास्तविकता का पता चलना, विकल्प सी है बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना या विकल्प डी है उपाय सूझना, है ना। किसी को देखते हैं ना, कहते भैया आपकी सूरत नजर आई, यानी कि बहुत दिन बाद आप दिखाई पड़ रहे हो। तो प्रश्न संख्या 39 का विकल्प सी बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है कि हाथ ऊंचा होना का अर्थ है। अब हाथ ऊंचा होने का अर्थ क्या है। विकल्प ए बता रहे हैं कि युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, विकल्प बी दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, विकल्प सी है अत्यधिक प्रतिष्ठित और विकल्प डी है किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। हाथ ऊंचा, हाथ ऊंचा, हाथ खुला, है ना, खुले हाथ दान देना, है ना, ये दिमाग में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या जो 40 है, हाथ ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ है कि दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। तो प्रश्न संख्या 40 का विकल्प बी दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है कि बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। अब नाक में दम करने का मतलब क्या होता है, नाक में दम करने मुहावरे का अर्थ क्या है। विकल्प यह है कि सांस ना ले देना, विकल्प बी है सोने ना देना,
विकल्प सी है बहुत परेशान करना और विकल्प डी है प्रदूषण फैलाना। तो नाक में दम करने का अर्थ ही होता है कि विकल्प सी बहुत परेशान करना इज राइट आंसर। ठीक है ना, नाक में दम किए हैं इसका मतलब बहुत परेशान किए हैं। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 41 का विकल्प सी होगा, बहुत परेशान करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 है कि अंगूठा चूमना का अर्थ है। विकल्प ए इनकार करना, विकल्प बी तिरस्कार करना, विकल्प सी नासमझी दिखाना या फिर विकल्प डी है खुशामद करना। तो अंगूठा चूमना का मतलब ही होता है विकल्प डी खुशामद करना, प्रशंसा करना, चापलूसी करना। तो प्रश्न संख्या 42 का विकल्प डी ही सही होगा, खुशामद करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है कि अक्ल का पुतला का अर्थ, अक्ल के पुतले का अर्थ क्या होगा। विकल्प ए है कि बहुत बुद्धिमान होना, विकल्प बी बहुत चतुर होना, विकल्प सी अत्यंत धूर्त और विकल्प डी है अत्यंत मूर्ख होना। तो देखिए अत्यंत धूर्त और अत्यंत मूर्ख को तो पहले ही खारिज कर दीजिए। अब बचा आपके पास दो विकल्प, बहुत बुद्धिमान और बहुत चतुर। तो अक्ल का पुतला का मतलब होता है बहुत चतुर नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान। तो प्रश्न संख्या 43 का विकल्प ए बहुत बुद्धिमान इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 है कि गागर में सागर भरना का अर्थ है, यानी कि गागर में सागर मुहावरे का अर्थ क्या है। विकल्प ए है सरस दोहों की रचना करना, विकल्प बी है मूर्खतापूर्ण काम करना, विकल्प सी है असंभव काम करना और विकल्प डी है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। देखिए गागर में सागर भरिए, गागर छोटी सी होती है और छोटी सी गागर में ढेर सारे है ना बात को भर देना ही गागर में सागर कहलाता है। तो आप बिल्कुल समझ गए विकल्प डी कि थोड़े से शब्दों में अधिक बात कहना ही गागर में सागर भरना होता है। तो प्रश्न संख्या 44 का विकल्प डी थोड़े शब्दों में अधिक कहना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 है कि चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है, यानी कि चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का क्या अर्थ है। विकल्प ए है आराम की नींद सोना, विकल्प बी है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, विकल्प सी है आत्म प्रशंसा करना या फिर विकल्प डी है क्षमता से अधिक व्यय करना। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ होता है कि क्षमता से अधिक व्यय करना। कह रहे हैं जेते पांव पसारिए जेती लंबी सैर। तो जितने बड़ी आपकी चादर हो उतने पैर फैलाइए, जितनी आपकी इनकम हो उतने व्यय करिए। तो चादर के बाहर पैर फैलाने का मतलब ही होता है कि क्षमता से अधिक व्यय करना। ठीक है ना, तो 45 का विकल्प डी क्षमता से अधिक व्यय करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 है कि जौहर खुलना का अर्थ है। विकल्प ए क्रुद्ध होना, विकल्प बी है परीक्षा होना, विकल्प सी है जौहर टूट जाना या फिर विकल्प डी है भेद का पता लगना। देखिए जौहर की बात यहाँ पे आ रही है। अब जौहर खुलना का अर्थ है कि भेद का पता लगना। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 46 का विकल्प डी भेद का पता लगना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है ढपोर शंख का अर्थ है। अब ढपोर शंख का क्या अर्थ है। विकल्प ए सब संबंध छोड़ देना, विकल्प बी कांपने लगना, विकल्प सी विख्यात होना या फिर विकल्प डी है बेवकूफ़। तो देखिए ढपोर शंख होने का मतलब होता है कि बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि ढपोर शंख है यानी कि बेवकूफ़। ठीक है ना, तो 47 का विकल्प डी बेवकूफ़ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 है दिल पक जाना का अर्थ है। अब दिल पक जाता है ना, तो दिल पक जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प ए है अच्छा लगना, विकल्प बी है प्रेम ना होना, विकल्प सी है अत्यंत पीड़ित होना और विकल्प डी है कष्ट पहुंचना। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, दिल पक गया है मतलब अत्यंत पीड़ित है। कहते हैं इनको देखते देखते इनकी सुनते सुनते हमारा दिल ही पक गया है। तो दिल पक जाने का मतलब है अत्यधिक पीड़ित होना। ठीक है, प्रश्न संख्या 49 है कि 9 2 11 होना का अर्थ है। 9 2 11 होने का अर्थ क्या है। विकल्प ए मिलकर काम करना, विकल्प बी है धोखे में पड़ना, विकल्प सी है निशाना बन जाना और विकल्प डी है रफू चक्कर होना। तो देखिए 9 2 11 होना का मतलब होता है कि भाग जाना या रफू चक्कर होना और इसे आप कक्षा 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 49 का विकल्प डी रफू चक्कर होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 है कि नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है। विकल्प ए इज्जत उतार देना, विकल्प बी है घृणा प्रकट करना, विकल्प सी है बहुत परेशान करना या फिर विकल्प डी है असंभव कार्य करना। तो देखिए किसी की नाक हो, नाक के ऊपर सुपारी तोड़ा जाए तो नाक को सुपारी तोड़ोगे तो भैया बहुत परेशान करोगे,
ठीक है ना। तो 50 का विकल्प सी बहुत परेशान करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 है कि पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है। अब पेट में दाढ़ी होने का मतलब है पैदा होते ही किसी को दाढ़ी जम जाए, बचपन से ही, है ना। इसका मतलब है कि भेद ना लगने देना। विकल्प बी है वस्तु का सही स्थान पर ना होना। विकल्प सी है अप्राकृतिक व्यवहार होना। और विकल्प डी है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना, है ना। कहते हैं पेट में दाढ़ी, पेटों में से दाढ़ी है, ठीक है, यानी कि छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। तो प्रश्न संख्या 51 का विकल्प डी छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 है पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है। यानी कि पहले पानी पी लीजिए या काम कर लीजिए, उसके बाद उसका जात बिरादरी पता आदि जानकारी लेना, ठीक है ना। तो विकल्प इसका अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं अनोखा काम करना। विकल्प बी है विपरीत काम करना। विकल्प सी है काम निकलने के बाद सोचना। और विकल्प डी है आराम से विचार करना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, 52 का विकल्प सी है कि काम निकलने के बाद सोचना इज राइट आंसर। जैसे हमें से तमाम भाई ऐसे हैं जो कि परीक्षा से पूर्व कुछ नहीं सोच रहे हैं, है ना, लेकिन परीक्षा हो जाने के बाद पूछते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, कौन सा अनसाल्ड हल करें, ठीक है ना। तो ये काम निकलने के बाद पूछना ही होता है कि पानी पीकर घर पूछना। जब पेपर हो जाए, पेपर होने के बाद तब पूछो भाई, है ना, कि कहाँ से पढ़ना चाहिए था, कहाँ से क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा, पानी पीकर घर पूछने का मतलब है काम निकलने के बाद सोचना, ठीक। तो प्रश्न संख्या 52 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 है विहंगम दृष्टि का अर्थ है। एक है विकल्प ये है शास्त्रीय दृष्टि, विकल्प बी गहरी दृष्टि, विकल्प सी सम्यक और विकल्प डी है पैनी दृष्टि। तो विहंगम दृष्टि का अर्थ होता है सम्यक दृष्टि। तो प्रश्न संख्या 53 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54 है कि भयभीत होना के लिए सही मुहावरा है। अब भयभीत होना के लिए सही मुहावरा क्या है? विकल्प ये है कलेजे पर सांप लौटना। विकल्प बी है कलेजे पर पत्थर पड़ना। विकल्प सी है कलेजा धक धक करना। या फिर विकल्प डी है कलेजा मुंह को आना, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कलेजा धक धक करना, है ना, का मतलब होता है कि भयभीत होना, है ना। देखे होंगे जब कोई व्यक्ति डरता है तो कहते हैं कि हमारा तो कलेजा धक 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 कर रहा है। तो धक धक करने का मतलब है कि बिल्कुल डर रहा है, ठीक है ना। तो 54 का विकल्प सी कलेजा धक धक करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होने के लिए सही मुहावरा है। कोई वस्तु आवश्यकता से कम हो जाए, ठीक है ना। विकल्प ये अंगुली चाटना। विकल्प बी है ऊँट के मुंह में जीरा। विकल्प सी है ऊँट के चाटे प्यास ना बुझना। और विकल्प डी है एक अनार 100 बीमार। तो देखिए इसमें अगर बात किया जाए तो चारों जो विकल्प हैं बहुत मिलते जुलते हैं। ऐसे प्रश्न को आपको बहुत सावधानी से हल करना होगा। कह रहे हैं बिल्कुल किसी वस्तु की आवश्यकता से कम होना, है ना, यानी कि आवश्यकता ऊँट के मुंह में जीरा, है ना। ऊँट को आवश्यकता कितनी है? बहुत ज़्यादा है। मिला कितना? 0 मिला है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो ऊँट के मुंह में जीरा इज राइट आंसर। अंगुली चाटना बहुत टेस्टी स्वादिष्ट होता है तो लोग अंगुली चाटते हैं। वो उसके चाटे प्यास ना बुझना माने किसी कम वस्तु की तुलना में, है ना, प्यास नहीं बुझेगा। और एक अनार 100 बीमार का मतलब वस्तु कम हो और उसकी मांग ज़्यादा हो, तो उसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 55 का विकल्प बी ऊँट के मुंह में जीरा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 है कि पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की, है ना, अब बीच में रिक्त स्थान है, इस स्थान में उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? ठीक है ना, कि पुलिस द्वारा नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की क्या हो गया? विकल्प ए कह रहे हैं कि उनकी नानी मर गई। विकल्प बी कह रहे हैं कि ऐसी की तैसी हो रही है। विकल्प सी कह रहे हैं जान के लाले पड़ गए हैं। या फिर विकल्प डी है तरकीब काम नहीं कर रही है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि विकल्प बी ऐसी की तैसी हो रही है, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 56 का विकल्प बी ऐसी की तैसी हो रही है इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है कि आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है ना, आधा तीतर है आधा बटेर है, इसका मतलब क्या है? विकल्प ए है उचित सामंजस्य का अभाव है। विकल्प बी है छोटा बड़ा होना है। विकल्प सी है रंग बिरंग होना है। और विकल्प डी है बेमेल तथा बेढंगा होना, है ना। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब ही होता है कि आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ हो गया बेमेल तथा बेढंगा होना। तो प्रश्न संख्या 57 का विकल्प डी बेमेल तथा बेढंगा होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 है गूलर का फूल होना का अर्थ है। अब गूलर का फूल होना का अर्थ ही हो गया, विकल्प ये कह रहे हैं कि कभी कभी दिखाई देना।
विकल्प बी कह रहे हैं स्पष्ट दिखाई देना। विकल्प सी है कभी भी दिखाई ना देना। और विकल्प डी है व्यर्थ की बात करना। तो देखिए गुलर का फूल कभी दिखाई उखाई नहीं देता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो विकल्प सी कभी भी दिखाई ना देना, है ना। तो गुलर का फूल होने का मतलब होता है कभी भी दिखाई ना देना। तो प्रश्न संख्या 58 का विकल्प सी कभी भी दिखाई ना देना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 है घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है, यानी कि घाट घाट का पानी पीना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। विकल्प ए है बहुत अनुभवी होना। विकल्प बी है बहुत यात्रा करना। विकल्प सी है अधिक लोगों से मित्रता करना। और विकल्प डी है रोजगार के नए नए अवसर तलाश करना। देखिए घाट घाट का पानी पीना का मतलब होता है स्थान स्थान का पानी पीना, जगह जगह आना जाना। और जब कोई व्यक्ति स्थान स्थान पर जगह जगह पर घूमा होगा तो इसका मतलब है कि हर जगह के बारे में उसको कुछ न कुछ जानकारी होगी। और कुछ न कुछ जानकारी है तो इसका मतलब वह है बहुत अनुभवी होना। क्या है? बहुत अनुभवी होना। तो प्रश्न संख्या 59 का विकल्प ए बहुत अनुभवी होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 है कि टिप्पस लगाना का अर्थ है। अब टिप्पस लगाना का अर्थ की बात करें, विकल्प ये है झूठी बातें मिलाना। विकल्प बी है सिफारिश करना। विकल्प सी है निशाना लगाना। या फिर विकल्प डी है रिश्वत देना। तो देखिए टिप्पस लगाना का मतलब होता है कि बिल्कुल सिफारिश करना, विनती करना, निवेदन करना, चिरौरी करना, आज जो कुछ भी आप दिमाग में रख लीजिए। तो यही है टिप्पस लगाने का मतलब होता है। विकल्प बी सिफारिश या संस्तुति करना इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या बिल्कुल 60 का विकल्प बी सिफारिश करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 है कि मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। अब जहर पीकर रह जाने का अर्थ क्या है? विकल्प ए है कड़वी दवा पीना। विकल्प बी है क्रोध को नियंत्रित करना। विकल्प सी है अपमानित होना। और विकल्प डी है व्यंग सहना। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जहर की घूंट पी कोई रह जाए तो इसका मतलब है कि क्रोध को नियंत्रित करना। तो प्रश्न संख्या 61 का विकल्प बी क्रोध को नियंत्रित करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 है बीरू और जय में चोली दामन का साथ है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। यानी कि चोली दामन का साथ मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं एक दूसरे पर निर्भरता। विकल्प बी कह रहे हैं एक दूसरे से शत्रुता। विकल्प सी कह रहे हैं एक दूसरे से मित्रता। और विकल्प डी है एक दूसरे से स्पर्धा। तो बिल्कुल देखिए चोली और दामन एक दूसरे के बिना अधूरा है, एक दूसरे पर उनकी निर्भरता है। ठीक है ना, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। प्रश्न संख्या 62 का विकल्प ए एक दूसरे पर निर्भरता इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 63 है कि राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। अब आग में घी डालने का मतलब होता है कि आग को और तीव्र करना, आग को और बढ़ाना, यानी कि उत्तेजित करना। ठीक है। विकल्प ए कह रहे हैं यज्ञ करना। विकल्प बी कह रहे हैं खुशी मनाना। विकल्प सी है रोशनी करना। विकल्प डी है उत्तेजित करना। तो बिल्कुल सबसे सही उपयुक्त जो विकल्प है विकल्प डी उत्तेजित करना इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 64 है कि इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं, यानी कि बैल मरना और चोरी होना, इसको क्या कहते हैं? रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरा भरिए। कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। विकल्प बी कह रहे हैं कंगाली में आटा गीला। विकल्प सी है काला अच्छा भैंस बराबर। और विकल्प डी है एक पंथ दो काज। तो देखिए दाल में कुछ काला का मतलब है कि रहस्य अभेद। ठीक है ना। कंगाली में आटा गीला का मतलब होता है मुसीबत के ऊपर मुसीबत आना। काला अच्छा भैंस बराबर माने अनपढ़। एक पंथ दो काज का मतलब होता है कि दोहरा लाभ। तो 64 की बात अगर की जाए तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि एक बैल मरा है, दूसरी चोरी हो गई। इसका मतलब है कंगाली में आटा गीला होना, एक मुसीबत के ऊपर दूसरी मुसीबत का आना। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 64 का विकल्प बी कंगाली में आटा गीला होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 है कि पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे, है ना, इसके बाद रिक्त स्थान पर कुछ उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। पिता ने उसे क्या कर दिया? कह रहे हैं कि पिता ने उसे, विकल्प ए कह रहे हैं कहीं का ना रखा। विकल्प बी है ठिकाने लगा दिया। विकल्प सी है तिलांजल दे दिया। या फिर विकल्प डी है घर से निकाल दिया। तो देखिए जो पुत्र की हरकत से तंग आकर अंत में पिता क्या करते हैं, उसे तिलांजलि दे देते हैं, यानी कि तिलांजल दे दी। तिलांजल दे दी का मतलब होता है कि सदैव के लिए, हमेशा के लिए उससे संबंध समाप्त कर लेना। तो प्रश्न संख्या 65 का विकल्प सी तिलांजल दे दी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 है कि दुखी सुदामा को द्वारिका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें, है ना, अवृक्त स्थान में
उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। श्री कृष्ण ने क्या करते हैं? विकल्प ए बता रहे हैं कि ईद का चांद बनाया। विकल्प बी है तारे तोड़कर ला दिए। विकल्प सी है छाती से लगा कर रखा। या विकल्प डी है सिर आंखों पर बैठाया। ठीक है ना। अब देखिए जब द्वारका आते हैं उनके मित्र सुदामा श्री कृष्ण के, तो उन्हें क्या करते हैं? सिर आंखों पर बिठाया। अब सिर आंखों पर बिठाने का मतलब होता है बहुत आदर सत्कार आदि करना। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 66 का विकल्प डी सिर आंखों पर उठाया इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 है कि अंधे की लकड़ी का अर्थ है। अब अंधे की लकड़ी देखे होंगे, अंधा व्यक्ति क्या होता है? एक लकड़ी लिए रहता है जिसे आप आम भाषा में लाठी या डंडा कहते हैं। ठीक है ना। और वही उसका सहारा होता है। तो विकल्प ए कह रहे हैं कि अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है गंवार व्यक्ति। विकल्प बी कह रहे हैं अनपढ़ व्यक्ति होता है। विकल्प सी कह रहे हैं एकमात्र सहारा होता है। या फिर विकल्प डी है बिल्कुल असमर्थ होना। तो अंधे की लकड़ी होने का मतलब है कि एकमात्र सहारा। तो प्रश्न संख्या 67 का विकल्प सी एकमात्र सहारा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68 है कि अंडे का शहजादा का अर्थ है। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए कह रहे हैं कमजोर व्यक्ति। विकल्प बी कह रहे हैं चालाक व्यक्ति। विकल्प सी कह रहे हैं अनुभवी व्यक्ति। और विकल्प डी है अनुभवहीन व्यक्ति। देखिए अंडे का शहजादा अगर कोई व्यक्ति है तो इसका मतलब है कि अनुभवहीन व्यक्ति है। आ से अनुभवहीन, आ से अंडे का शहजादा। तो अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 69 है कि अक्ल का दुश्मन का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन कौन होता है? विकल्प ए मित्र। विकल्प बी शत्रु। विकल्प सी महापंडित। या फिर विकल्प डी महामूर्ख। तो देखिए जो महामूर्ख व्यक्ति होगा ना वो बिल्कुल अक्ल का दुश्मन होगा। तो अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख। तो प्रश्न संख्या 69 का विकल्प डी महामूर्ख इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 है आगा पीछा करना का अर्थ है ना। आगा पीछा करने का मतलब है कभी सोचो करें, कभी सोचो ना करें, फिर सोचो करें, फिर सोचो ना करें। तो आगा पीछा करने का मतलब क्या है? विकल्प ए कह रहे हैं चापलूसी करना। विकल्प बी कह रहे हैं उलटफेर करना। विकल्प सी है हिचकना। और विकल्प डी है दुविधा में पड़ जाना। तो बिल्कुल आगा पीछा करने का मतलब होता है हिचकना। तो प्रश्न संख्या 70 का विकल्प सी हिचकना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71 है कि आंखें बिछाना का अर्थ है, यानी कि आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए है प्रेम होना। विकल्प बी है झिड़की देना। विकल्प सी है प्रतीक्षा करना। और विकल्प डी है आदर सत्कार करना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। आंखें बिछाने का जो अर्थ होता है वो बिल्कुल है कि प्रतीक्षा करना। तो प्रश्न संख्या 71 का विकल्प सी प्रतीक्षा करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72 है कि आकाश से बातें का अर्थ है। अब आकाश से बातें का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए घमंडी होना। विकल्प बी बहुत ऊंचा होना। विकल्प सी है आकाशवाणी होना। और विकल्प डी है अपने आपे में बोलते रहना। अब आकाश से बातें कोई व्यक्ति करेगा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ऊंचा होना। बहुत ऊंचा होना इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 73 है कि कांटा बोना का अर्थ है ना। तो प्रश्न संख्या 73 देखिए कांटा बोना का अर्थ क्या है? विकल्प ए कह रहे हैं भेद प्रकट करना। विकल्प बी है कि हानि पहुंचाना। विकल्प सी है संदेह करना। या फिर विकल्प डी है प्यार करना। अब कांटा बोते हैं है ना, तो कांटा बोने का मतलब ही होता है भैया कांटा काहे बोओगे? हानि पहुंचाने के लिए। तो दिमाग में रख लीजिए कांटा बोने का मतलब होता है हानि पहुंचाना। तो प्रश्न संख्या 73 का विकल्प बी हानि पहुंचाना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74 है कि कलम तोड़ना का अर्थ है। अब कलम तोड़ने का अर्थ है विकल्प ए कह रहे हैं कि क्रोध दिखाना। विकल्प बी कह रहे हैं बहुत सुंदर लिखना। विकल्प सी है भद्दी चीजें लिखना। या फिर विकल्प डी है बहुत मेहनत करना। तो कलम तोड़ने का मतलब होता है विकल्प बी बहुत सुंदर लिखना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75 है कौड़ी को ना पूछना का अर्थ है। अब कौड़ी को ना पूछना का अर्थ क्या है? विकल्प ए कह रहे हैं कि मदद ना करना। विकल्प बी है निमंत्रण ना देना। विकल्प सी है निकम्मा समझना। और विकल्प डी है खतरे से बचाना। ठीक है ना। अब देखिए कह रहे हैं कि कौड़ी में मतलब बिल्कुल सबसे छोटा, कौड़ी में भी अगर किसी को कोई नहीं ले रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो इसका मतलब निकम्मा समझना है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 75 का विकल्प बी निकम्मा समझना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है गाल बजाना का अर्थ है। विकल्प ए पिटाई करना। विकल्प बी क्रोधित होना। विकल्प सी है डींग हाँकना। या फिर विकल्प डी है गाली देना। तो देखिए गाल बजाने का अर्थ होता है ना, बिल्कुल है ना, ये दिमाग में रखिएगा कि गाल बजाने का अर्थ होता है डींग हाँकना। डींग हाँकना।
तो प्रश्न संख्या 76 का विकल्प सी डिंग हाँकना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 है कि घुटने टेक देने का अर्थ है। अब घुटने टेक देने का अर्थ है विकल्प ए विवाह करना, विकल्प बी है याद करना, विकल्प सी हार मानना, या फिर विकल्प डी है कायर होना। देखिए कोई व्यक्ति जब घुटना टेक देता है तो घुटने टेकने का मतलब ही होता है कि हार मान लेना। तो प्रश्न संख्या 77 का विकल्प सी हार मान लेना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78 है घर बसाना का अर्थ है। यानी घर बसाना मुहावरे का अर्थ है घर बनाना, विकल्प बी है घर में रहना, विकल्प सी है विवाह करना, या फिर विकल्प डी है मदद करना। तो घर बसाना का मतलब होता है कि विकल्प सी विवाह करना इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 79 है कि चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है। विकल्प ए बता रहे हैं कि बहुत अधिक हानि होना, विकल्प बी है बहुत अधिक दुख होना, विकल्प सी है बहुत अधिक लज्जित होना, और विकल्प डी है बहुत अधिक निराश होना। तो देखिए चुल्लू भर पानी में डूबने का इस मुहावरे का अर्थ है कि बहुत अधिक लज्जित होना, इतना अधिक लज्जित हो जाओ कि चुल्लू भर पानी में जाके डूब जाओ। तो प्रश्न संख्या 79 का विकल्प सी बहुत अधिक लज्जित होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है। विकल्प ए कह रहे हैं तेजी से चलना, विकल्प बी घबरा जाना, विकल्प सी जवाब ना देना, या फिर विकल्प डी है क्रोधित होना। अब चेहरे पर हवाइयाँ ना उड़ना। अब चेहरे पर हवाइयाँ ना उड़ना का मतलब है बिल्कुल घबरा जाना। क्या होता है? घबरा जाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती है तो इसका मतलब घबरा जा। और जब व्यक्ति घबराता है ना तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तो प्रश्न संख्या 80 का विकल्प बी घबरा जाना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 है ठन ठन गोपाल का अर्थ है। यानी कि ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है। विकल्प ए कंगाल, विकल्प बी बेकार, विकल्प सी धन्यवान, विकल्प डी है समय आने पर मुकर जाना। तो ठन ठन गोपाल मतलब विकल्प ए कंगाल, ठन ठन गोपाल कंगाल। ठीक है ना। 81 का विकल्प ए कंगाल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82 है कि तालु में जीभ ना लगना का अर्थ है। यानी कि तालु में जीभ ना लगना उस मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ए है भूख से तड़पना, विकल्प बी है प्यास से परेशान होना, विकल्प सी है चुप ना रहना, और विकल्प डी है स्वाद ना मिलना। तो देखिए तालु में जीभ ना लगने का अर्थ होता है कि चुप ना रहना। तो प्रश्न संख्या 82 का विकल्प सी चुप ना रहना इज राइट आंसर। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 83 है कि बांसों उछलना का अर्थ है। अब बांसों उछलना का अर्थ है कि अभद्र व्यवहार करना, विकल्प बी अहंकार करना, विकल्प सी पागल होना, या फिर विकल्प डी है प्रसन्न होना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 83 का विकल्प डी प्रसन्न होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 है भाड़ झोंकना का अर्थ है। अब भाड़ झोंकने का अर्थ क्या है? देखे होंगे गाँव में कभी कभी लोग बैठे रहते हैं तो उनसे कहते भैया ये भाड़े झोंको। ठीक है ना। तो भाड़ झोंकने का मतलब क्या है कि अनाज भूनना, विकल्प बी है काम बिगाड़ना, विकल्प सी है मामूली कमाई करना, विकल्प डी है व्यर्थ समय नष्ट करना। तो 84 का अगर देखा जाए तो विकल्प डी व्यर्थ समय नष्ट करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85 है कि मूछ मुड़ाना का अर्थ है। अब मूछ मुड़ाने का मुहावरा का अर्थ होगा विकल्प ए भला बुरा सुनाना, विकल्प बी अहंकारी होना, विकल्प सी बनावटी बातें करना, या फिर विकल्प डी है हार मानना। आज भी गांव में सोचे होंगे सुनते होंगे और देखे भी होंगे, लोग कहते हैं एक काम नहीं होगा तो अपना मूछ मुड़ा लेंगे, अपन मूछ छिलवा लेंगे। कहते हैं ना लोग गाँव में कि अगर अब की बार नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं जीता, वो नहीं जीता। तो इसका मतलब होता है कि मूछ मुड़ाने का मतलब हो गया कि हार मानना। ठीक है ना। तो 85 का विकल्प डी हार मानना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 86 है लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है। अब लगोटी में फाग खेलने का अर्थ है विकल्प ए पहलवानी करना, विकल्प बी है व्यायाम करना, विकल्प सी है ब्रह्मचारी होना, या फिर विकल्प डी है दृढ़ता में आनंद मनाना। तो देखिए लगोटी में फाग खेलने का जो अर्थ होता है विकल्प डी दृढ़ता में आनंद मनाना इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 87 है कि सीधे मुंह बात ना करने का अर्थ है। यानी कि कोई व्यक्ति हो जो सीधा मुंह बात ना करे। विकल्प ए नाराज होना, विकल्प बी है हार मानना, विकल्प सी है फटकार सुनाना, विकल्प डी है घमंड करना। देखिए जो व्यक्ति घमंड करता है ना वो किसी सीधे मुंह बात नहीं करता है। और आज के समाज में देखे होंगे कुछ लोग हैं कि छोटी मोटी नौकरी पा जाते हैं तो इतना घमंड करते हैं कि वो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। तो प्रश्न संख्या 87 का विकल्प डी घमंड करना इज राइट आंसर। संख्या 88 है कि अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। तो भैया सुनीता के हाथ पीले करने का, तो हाथ पीला करने का मतलब क्या हो गया है ना,
बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विवाह करने योग्य। ठीक है ना, तो आप दिमाग में रखिएगा, सजाने का, विवाह करने का, प्यार करने का, या फिर अत्यधिक पिटाई करने का। तो हाथ पीले करने का मतलब होगा विकल्प बी, विवाह करने का इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89 है कि मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। मेरी आंखों का तारा है मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत सुंदर है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत प्रिय है, या फिर बहुत समझदार है। तो आंखों का तारा का मतलब होता है, जैसे आंखों को तारा बहुत प्रिय होते हैं, वैसे आंखों का तारा होने का मतलब है कि बहुत प्रिय होना। तो प्रश्न संख्या 89 का विकल्प सी, बहुत प्रिय इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 90 है कि अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने के लिए प्रयास करता है। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। विकल्प ये है कि लोग व्यवहार के विरुद्ध करना, विकल्प बी है स्वार्थ पूर्ति करना, विकल्प सी है विश्वासघात करना, या फिर विकल्प डी है बात बदलने का। ठीक है ना, तो देखिए अपना उल्लू सीधा करने का मतलब अपना काम निकालना, यानी कि अपनी स्वार्थ पूर्ति करना। तो प्रश्न संख्या 90 का बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प बी स्वार्थ पूर्ति इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 91 है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। अब कपटी जो मित्र होता है उसके लिए सही मुहावरा क्या होगा? विकल्प ए है कि दांत काटी रोटी, विकल्प बी है आस्तीन का सांप, विकल्प सी है अक्ल की दुम, या फिर विकल्प डी है आबनूस का कुंदा। तो देखिए जो कपटी मित्र होता है तो आस्तीन का सांप होता है। जैसे आस्तीन में सांप पाले हो, कब नुकसान कर जाए इसकी कोई भरोसा नहीं है, उसी प्रकार से जो कपटी मित्र हैं वो भी कब धोखा दे जाए, कब दगा कर जाए, उनका कोई गारंटी नहीं है। तो प्रश्न संख्या 91 का विकल्प बी आस्तीन का सांप इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 92 है कि बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। अंत समय पे काम रुकना का मतलब क्या हो गया? विकल्प ए कह रहे हैं अकल पत्थर पड़ना, विकल्प बी कह रहे हैं गुड़ का गोबर करना, विकल्प सी कह रहे हैं खटाई पड़ना, या फिर विकल्प डी है कल पढ़ना। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, सब कुछ तैयार था, सारी बातें फिट थी, लेकिन अंत में मना कर दिया। जब अंत में मना कर दिया तो गुड़ में गोबर हो गया। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, गुड़ गोबर करना इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 92 का विकल्प बी है गुड़ गोबर करना इज राइट आंसर। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 93 कि मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा, यानी कि लेखन में अति उत्तम है। विकल्प ए कह रहे हैं टोपी उछालना, विकल्प बी है कलम तोड़ना, विकल्प सी है कान काटना, या फिर विकल्प डी है तूती बोलना। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि लेखन में अति उत्तम है ना, उनकी तूती बोल रही है, तो तूती बोलना इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 93 का विकल्प डी है तूती बोलना इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 94 है कि बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने, है ना, अब रिक्त स्थान है के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए, है ना। बच्चों की जरा सी शरारत के लिए विवेक ने क्या किया? विकल्प ए है घर सिर पर उठा लिया, विकल्प बी है पीठ दिखा दिया मैंने हार मान ली, विकल्प सी है नाक को चने चबड़ चबड़ा कठिन क्रस किया, विकल्प डी है हवाई किले बना दिया, मतलब बिल्कुल, है ना, कहते भौकाल जिसे कह सकते हो। ठीक है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि जरा सी बात पर विवेक ने क्या किया? घर सिर पर उठा लिया। तो प्रश्न संख्या 94 का विकल्प ए घर सिर पर उठा लिया इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 95 है कि अंधों में काना राजा का अर्थ है। अब अंधों में काना राजा का अर्थ का मतलब होगा, विकल्प ये है अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। तो बिल्कुल सही है कि जहाँ पे अज्ञानी है वहाँ पे अगर किसी के पास थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो उसका सम्मान होता है। विकल्प बी है कि विद्वानों की सभा में मूर्ख का सम्मान कभी नहीं होगा, कि विद्वान की सभा में मूर्ख जाओ, मूर्ख की लोग सम्मान करें, बिल्कुल नहीं। विकल्प सी है कि मूर्खों द्वारा विद्या की पूजा, तो मूर्ख कभी विद्या की पूजा करेंगे ही नहीं। विकल्प डी है दुष्टों की सभा में सज्जन का सम्मान, ये भी नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि इसका अर्थ है कि अंधों में काना राजा होने का मतलब है अज्ञानियों में अल्प ज्ञान, है ना, वाले का सम्मान होना। तो प्रश्न संख्या 95 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96 है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है ना। तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना इस मुहावरे का अर्थ है कि अनाड़ीपन करना, विकल्प बी है आत्महत्या करना, विकल्प सी है उपकार न मानना, और विकल्प डी है अपने स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। तो प्रश्न संख्या 96 का विकल्प डी स्वयं अपने को हानि पहुंचाना इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 97 है कि अंधेर नगरी का अर्थ है। विकल्प ये है कि जहां अंधेरा हो,
विकल्प बी है राज्य विहीन जगह, विकल्प सी है अन्याय, और विकल्प डी है जहां छोटे बड़े का ख्याल न रखा जाता हो। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि अंधों का, है ना, बिल्कुल अंधेर नगरी, तो अंधेर नगरी का मतलब ही होता है अन्याय की जगह। तो प्रश्न संख्या 97 का विकल्प सी अन्याय की जगह इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 98 है कि आग में घी डालना का अर्थ है। अब आग में घी डालने का मतलब होता है विकल्प ए कि शुभ अवसर पर अड़चन डालना, विकल्प बी है यज्ञ करना, विकल्प सी है किसी के क्रोध को भड़काना, और विकल्प डी है मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना। तो आग में घी डालने का मतलब होता है कि किसी के क्रोध को बढ़ाना, इन्हें की उत्तेजित करना। तो प्रश्न संख्या 98 का विकल्प सी किसी के क्रोध को भड़काना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99 है कि आने समय पर काम आना का अर्थ है। अब आने समय पर काम आने का अर्थ है विकल्प ए मुसीबत में सहायक होना, विकल्प बी है इनकार करना, विकल्प सी हत्या करना, या फिर विकल्प डी है सिफारिश करना। तो आने समय में काम आने का अर्थ होता है कि मुसीबत के समय में काम आना। तो प्रश्न संख्या 99 का विकल्प ए मुसीबत में सहायक होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100 है कि ईमान बेचना का अर्थ है ना। अब ईमान बेचने का अर्थ क्या है कि धोखा देना, विकल्प बी है गलत काम करना, विकल्प सी है याराना तोड़ना, और विकल्प डी है अपने कर्तव्य से हट जाना। और अपने कर्तव्य से हट जाने का मतलब होता है ईमान बेच देना, है ना, अपने कर्तव्य से हट जाना। देखे होंगे गांव में लोग कहते हैं भैया अपना ईमान बेच दिया, तो अपना ईमान बेच दिया का मतलब है कि अपने कर्तव्य से हट जाना। अब प्रश्न संख्या 101 है कि काठ का उल्लू का अर्थ है। अब काठ के उल्लू का अर्थ है विकल्प ए निर्जीव, विकल्प बी गुणवान, विकल्प सी है मूर्ख, और विकल्प डी है अत्यधिक सरल। तो काठ का उल्लू का मतलब ही हो गया कि मूर्ख, है ना। तो 101 का विकल्प सी मूर्ख इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 102 है कि द्रौपदी के चीर का अर्थ है, यानी कि द्रौपदी के चीर मुहावरे का अर्थ है विकल्प ए नारी का अपमान करना, विकल्प बी है सर्वनाम कार्य, विकल्प सी है कभी समाप्त ना होना, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखे होंगे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उनकी चीर जो है समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, द्रौपदी का चीर होना का अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना। तो प्रश्न संख्या 102 का विकल्प सी कभी समाप्त ना होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103 है कि भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है। अब भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है विकल्प ए साधारण प्रयत्न, विकल्प बी है असाधारण प्रयत्न, विकल्प सी है लगातार प्रयत्न करते रहना, और विकल्प डी है कठिन तपस्या, है ना, बिल्कुल करते करना। तो भागीरथ प्रयत्न का बिल्कुल आपने सही समझ लिया कि असाधारण प्रयत्न इज राइट आंसर, है ना। भागीरथ प्रयत्न का मतलब होता है असाधारण प्रयत्न करना, ठीक। तो प्रश्न संख्या 103 का विकल्प बी असाधारण प्रयत्न इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 104 है कि भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है ना। अब भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए है कि दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा, विकल्प बी है कठोर प्रतिज्ञा, विकल्प सी है दृढ़ प्रतिज्ञा, या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है विकल्प सी दृढ़ प्रतिज्ञा इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 105 है कि खून पानी होना का अर्थ है। विकल्प ए पानी का खून में प्रवेश करना, विकल्प बी है कोई असर ना होना, विकल्प सी है भाई का खून करना, और विकल्प डी है पानी पीते ही खून की उल्टी करना। तो खून पानी एक होने का मतलब है बिल्कुल कोई असर ना होना, है ना। तो प्रश्न संख्या 105 का विकल्प बी कोई असर ना होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 106 है कि अतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ है। इन्हीं की अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? अतड़ी में बल कब पड़ता है ना, जब कोई आपको बहुत हंसा दे, और हंसाने से क्या होता है अतड़ियों में बल पड़ता है, बस ये दिमाग में रख लीजिएगा। विकल्प ए है बहुत रोना, विकल्प बी है बहुत हंसना, विकल्प सी है बीमार होना, या फिर विकल्प डी है दौड़ धूप करना। तो अतड़ी में बल कब पड़ेगा? जब बहुत हंसेंगे। तो प्रश्न संख्या 106 का विकल्प बी बहुत हंसना इज राइट आंसर, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 107 अंगूठा दिखाना का अर्थ है। यानी कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प ए इनकार करना, विकल्प बी है मजाक उड़ाना, विकल्प सी है प्रसन्नता प्रकट करना, या फिर विकल्प डी है नृत्य की एक मुद्रा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, अंगूठा दिखाने का मतलब होता है कि इनकार करना, मना करना। तो प्रश्न संख्या 107 का विकल्प ए इनकार करना इज राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 108 है कि उल्लू सीधा करना का अर्थ है। उल्लू सीधा करने का मतलब होता है विकल्प ए ठगना, विकल्प बी है उल्लू पालना, विकल्प सी है खुजामत करना और विकल्प डी है अपना काम निकालना। तो बिल्कुल उल्लू सीधा करना यानी कि अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है कि अपना काम निकालना। तो प्रश्न संख्या 108 का विकल्प डी अपना काम निकालना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 109 है कि माथा ठनकना का अर्थ है ना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है, माथा ठनकना। और देखिए जब माथा किसी का ठनकता है तो जान लीजिए कि किसी अनिष्ट की शंका होती है, ठीक है ना। तो विकल्प ए कह रहे हैं भयभीत हो जाना, विकल्प बी है हिम्मत आ जाना, विकल्प सी है क्रोध आ जाना और विकल्प डी है अनिष्ट की आशंका होना। तो माथा ठनकना का मतलब होता है अनिष्ट की आशंका होना। तो प्रश्न संख्या 109 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 110 है कि ठीकरा फूटना का अर्थ है। विकल्प ए है जोर जोर से हंसना, विकल्प बी है दुखी होना, विकल्प सी है किसी के सर झूठा दोष लगाना और विकल्प डी है बर्तन तोड़ना। तो देखिए भैया 110 की बात करते हैं। ठीकरा फोड़ना का मतलब होता है किसी के सर पे है ना झूठा दोष लगाना। देखे होंगे जब मैच वगैरह होता है और मैच में जब हार जाते हैं तो किसी न किसी के ऊपर क्या करते हैं, ठीकरा फोड़ते हैं, यानी कि किसी के सर पे सारा झूठ दोष लगाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न संख्या 111 है कि उलट फेर होना का अर्थ है। अब उलट फेर होने का मतलब है कि करवट होना, करवट लेना, विकल्प बी है हिंसा होना, विकल्प सी है अपेक्षा के विरुद्ध काम करना और विकल्प डी है परिवर्तन होना, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, उलट फेर होने का मतलब है कि विकल्प डी परिवर्तन होना इज राइट आंसर, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 112 कि पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है। अब पेट में दाढ़ी होने का अर्थ है विकल्प ए धूर्त प्राणी, विकल्प बी है रोगग्रस्त प्राणी, विकल्प सी है पेट तक लंबी दाढ़ी होना और विकल्प डी है देखने में सीधा किंतु चालाक होना, ठीक है ना। और अभी इसके देखे थे छोटी उम्र में ही चालाक होना। पेट में दाढ़ी होने का मतलब है कि छोटी उम्र में ही चालाक होना या देखने में सीधा किंतु चालाक होना। तो प्रश्न संख्या 112 का विकल्प डी देखने में सीधा किंतु चालाक होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 113 है कि पापड़ बेलना का अर्थ है। अब पापड़ बेलना का अर्थ क्या है, देखे होंगे पापड़ जब बेला जाता है ना तो बिल्कुल बहुत मुसीबत होती है पापड़ बेलना, ठीक है ना। तो ऐसे विकल्प ए है पापड़ बनाना, विकल्प बी है बहुत मुसीबत उठाना, विकल्प सी है पापड़ बनाना खाना बनाना और विकल्प डी है पतली रोटी बनाना। बिल्कुल सही समझ गए कि पापड़ बेलना का अर्थ होता है मुसीबत उठाना। तो प्रश्न संख्या 113 का विकल्प बी मुसीबत उठाना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 114 है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है। अब कान का कच्चा होना का मतलब है कि कम सुनना, विकल्प बी है सुनी बात पर विश्वास ना करना, विकल्प सी है दूसरे की बात ना मानना और विकल्प सी है कान का कमजोर होना। तो देखिए मित्रों कान का कच्चा होना का मतलब कोई बात सुनता है तो विश्वास नहीं करेगा, उस बात को 20 लोगों से पूछेगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 114 का कान का कच्चा होना का अर्थ होता है सुनी बात पर विश्वास ना करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 115 है कि 19-20 होना का अर्थ है। अब 19-20 होने का अर्थ है कि विकल्प ए कह रहे हैं कि बहुत कम अंतर होना, विकल्प बी है बहुत अंतर होना, विकल्प सी है हिसाब जोड़ना और विकल्प डी है भाग जाना। तो 19-20 का अंतर होने का मतलब है विकल्प ए बहुत कम अंतर होना इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 116 है कि पानी ना मांगना का अर्थ है। अब पानी ना मांगना का अर्थ है विकल्प ए कि मर्यादा की रक्षा करना, विकल्प बी है तत्काल मर जाना, विकल्प सी है असंभव कार्य करना और विकल्प डी है इज्जत ना खोना। तो देखिए कहते हैं कि पानी ना मांगे और मर गए, है ना। तो पानी बिना मांगे इसका मतलब होता है तत्काल मर जाना। पानी ना मांगना कि ऐसी मौत मरना कि पानी भी ना मांगे, क्योंकि होता क्या है प्राय जो व्यक्ति मरता है जब तो मरने के पहले पानी मांगता है। ये दिमाग में रखिएगा कि तत्काल मर जाना इज राइट आंसर, ठीक है। तो 116 का विकल्प बी तत्काल मर जाना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है कलेजा होना का अर्थ है। अब कलेजा होना का अर्थ है विकल्प ए द्रवित होना, विकल्प बी विवश होना, विकल्प सी विकल होना या फिर विकल्प डी है हिम्मत होना। कहते हैं कलेजा होना। अब कलेजा होना का मतलब होता है कि हिम्मत होना, हिम्मती होना। कहते हैं उसके बड़ा कलेजा है, तो कलेजा का मतलब है बड़ी हिम्मत है ना। तो कलेजा होना का मतलब हिम्मत होना। तो प्रश्न संख्या
117 का विकल्प डी हिम्मत होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 118 है कि दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ है। अब दांतों में अंगुली कब दबाएंगे? जब हम लोग हैरान हो जाते हैं तो दांतों तले अंगुली दबाते हैं। तो विकल्प ये है कि बहुत पछताना, विकल्प बी चुप रह जाना, विकल्प सी है हैरान होना और विकल्प डी है दर्द महसूस करना। तो दांतों तले अंगुली दबाना का मतलब होता है विकल्प सी हैरान होना इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 119 है कि आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ है। अब आंखों पर चर्बी छाने का मतलब है कि धोखा खाना, विकल्प बी है कुछ समझ ना आना, विकल्प सी है अभिमान करना और विकल्प डी है निर्लज्ज होना। तो आंखों पे जब चर्बी छाती है ना तो भला बुरा अच्छा बड़ा छोटा किसी को नहीं देखता है, यानी कि व्यक्ति क्या हो जाता है? अभिमानी होता है। तो प्रश्न संख्या 19 का विकल्प सी अभिमान करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 120 है कूप मंडूक होने का अर्थ है। अब कूप मंडूक का होने का अर्थ है कि विकल्प ए घर ही में रहना, विकल्प बी है कुएं में गिरना, विकल्प सी है अत्यंत सीमित ज्ञान होना और विकल्प डी है मूर्ख होना। तो देखिए जो कूप मंडूक होता है, कूप माने कुएं का, मंडूक माने मेढक, है ना, वो कुएं के अंदर ही रहता है, तो यानी कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना, है ना। तो प्रश्न संख्या 120 का विकल्प सी अत्यंत सीमित होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 121 है कि गुड़ गोबर करना का अर्थ है। अब गुड़ का गोबर करने का क्या अर्थ है? इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? विकल्प एक अच्छी चीज को बुरा कहना, विकल्प बी है बनाया काम बिगाड़ना, विकल्प सी है अच्छा और बुरा मिलना, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुड़ गोबर करने का मतलब है कि बनाया हुआ काम को बिगाड़ देना ही गुड़ गोबर कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 121 का विकल्प बी बनाया काम बिगाड़ना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 122 है कि ना 3 में ना 13 में का अर्थ है ना। एक मुहावरा है ना 3 में ना 13 में, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प ये है कि बहुत उपयोगी होना, विकल्प बी है नष्ट कर देना, विकल्प सी है बुद्धिहीन होना या फिर विकल्प डी है किसी काम का ना होना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि ना 3 में हो ना 13 में हो, अर्थात किसी काम का ना होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 123 है कान काटना मुहावरे का अर्थ है। अब कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विकल्प ये है कनकटा होना, कटखना होना, विकल्प बी है चतुर होना, विकल्प सी मूर्ख होना और विकल्प डी है विनम्र होना। तो देखिए कान काटना मुहावरे का अर्थ होता है चतुर होना। कहते हैं भैया सबका कान काटे हैं। अब सबका कान काटे हैं कि मतलब बहुत चतुर हैं। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 123 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 124 है तलवार की धार पर चलना का अर्थ है। तलवार की धार पे चलोगे ना तो क्या होगा? बहुत रिस्क है ना। तो विकल्प ये कह रहे हैं कि नुकीला होना, विकल्प बी है पराजित कर देना, विकल्प सी है ईर्ष्या करना और विकल्प डी है कठिन कार्य करना। तो देखिए भैया तलवार की धार पर चलना इस मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य करना। तो प्रश्न संख्या 124 का विकल्प डी कठिन कार्य करना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 125 है चिकना घड़ा होना का तात्पर्य है, यानी कि चिकना घड़ा होने मुहावरे का अर्थ है। विकल्प ये है चिकना होना, विकल्प बी है समृद्ध होना, विकल्प सी है निर्लज्ज होना और विकल्प डी है भयभीत होना। तो चिकना घड़ा का होना का मतलब उसमें कोई पानी वानी नहीं ठहरता है ना, बिल्कुल निर्लज्ज होना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रश्न संख्या 125 का विकल्प सी निर्लज्ज होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 126 है कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ है ना। अब उड़ती चिड़िया के पंख गिनना इस मुहावरे का अर्थ होगा होशियार होना, विकल्प बी है अनुभव होना, विकल्प सी है मतलबी या फिर विकल्प डी है मूर्ख होना। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति है जो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है इसका मतलब अनुभवी है, अनुभव होना। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 126 का विकल्प बी अनुभव होना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 127 है कि सफेद झूठ का अर्थ है। अब सफेद झूठ का अर्थ क्या है? विकल्प ए सच होना, विकल्प बी है पूर्णतः असत्य, विकल्प सी अभिमान और विकल्प डी है शिष्ट। तो सफेद झूठ का मतलब ही होता है, कहते हैं सफेद झूठ बोले हैं पूर्णतः असत्य, है ना। कभी कभी देखे होंगे कोई बात लोग बोलते हैं कि एक हाथ की कांकर 9 हाथ के बीच, तो बिल्कुल असत्य है। एक हाथ की कांकर में 9 हाथ के बीच कैसे होगी? इसका मतलब पूर्णतः असत्य है। तो दिमाग में रखिएगा सफेद झूठ का मतलब है पूर्णतः असत्य। ठीक है। प्रश्न संख्या 128 है कि पत्थर की लकीर होने का अर्थ है। अब पत्थर की लकीर होने का अर्थ होता है, एक है कठोर होना, विकल्प बी है कठिन होना,
विकल्प सी है अमिट होना और विकल्प डी है मिट जाना। अब पत्थर की लकीर, यानी कि पत्थर पर लकीर जल्दी तो खुद ही नहीं जाएगी, लेकिन अगर पत्थर पर लकीर खुद गई है तो बिल्कुल विकल्प सी अमिट होना इज राइट आंसर, है ना, वो जल्दी मिटेगी नहीं। प्रश्न संख्या 129 है डोरे डालने का अर्थ है। अब डोरा डालने का मतलब होता है विकल्प ए प्रेम में फांसना, विकल्प बी है दुखी करना, विकल्प सी है बांधना और विकल्प डी है फंदे डालना। तो डोरे डालने का मतलब होता है प्रेम में फंसाना। तो प्रश्न संख्या 129 का विकल्प ए प्रेम में फंसाना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 130 है कि अंगुली पर नचाना का अर्थ होगा, क्या होगा? विकल्प ए है कि अपनी इच्छा अनुसार चलाना, विकल्प बी है कि अपनी इच्छा अनुसार, है ना, चलना, विकल्प सी है थोड़ा सा सहारा पाना और विकल्प डी है आरोप लगाना। तो देखिए अंगुली पर नचाने का मतलब होता है किसी की इच्छा अनुसार चलना, है ना, यानी कि किसी के इशारे पर नाचना, किसी के इशारे पर काम करना होता है। अब आगे है प्रश्न संख्या 131 है हाथ का मैल का अर्थ है ना। अब हाथ के मैल का अर्थ क्या होता है? विकल्प ए है तुच्छ वस्तु, विकल्प बी है कीमती वस्तु, विकल्प सी महंगी और विकल्प डी है भारी वस्तु। तो हाथ का मैल होना का मतलब होता है विकल्प ए तुच्छ वस्तु इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 132 है डीग हाँकना का अर्थ। अब डीग हाँकने का अर्थ होता है विकल्प ए सेखी बघारना, विकल्प बी बुराई करना, विकल्प सी निंदा और विकल्प डी है हंसी उड़ाना। तो देखिए डीग हाँकना का मतलब ही हो गया सेखी बघारना, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 132 का विकल्प ए सेखी बघारना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 133 है कि निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है? अब विकल्प ए आस्तीन का सांप, विकल्प बी है उल्लू बनाना, विकल्प सी है कमर टूटना और विकल्प डी है दूल के ढोर सुहावन लागे। तो देखिए आस्तीन का सांप होना मुहावरा है, उल्लू बनाना मुहावरा है, कमर टूटना मुहावरा है, लेकिन दूर के ढोल सुहाने होते हैं ये मुहावरा नहीं है बल्कि लोकोक्ति है ना। अब मुहावरे की विशेषता है कि ऐसा वाक्यांश होता है जिसमें ना नी ने होता है, ना, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और जो लोकोक्ति होता है, लोकोक्ति का मतलब होता है कि एक छोटी सी लोकोक्ति होती है जिसके माध्यम से उसके अंतर्गत कोई कहानी होती है ना, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 133 का विकल्प डी दूर के धूल सुहावने इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 135 है कि आंखें चुराना का अर्थ है। आंखें चुराना का मुहावरे का अर्थ होगा कतराना, विकल्प बी धोखा देना, विकल्प सी है ठगना या फिर विकल्प डी है चाल चलना। तो देखिए कभी कभी कहते हैं ना कि वो हमसे बहुत कतराते हैं, कतरा रहे थे, गांव में कहते हैं कतरात रहे हैं। तो कतराने का मतलब है कि बिल्कुल छुपना, है ना, ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो आंखें चुराना का मतलब होता है विकल्प ए कतराना, ठीक। प्रश्न संख्या 135 है कि माथा ठनकना का अर्थ है। अब माथा ठनकना का अर्थ होता है विकल्प ए उदास होना, विकल्प बी नुकसान होना, विकल्प सी सरदर्द होना और विकल्प डी है शक होना। जब किसी का माथा ठनके तो बिल्कुल जान जाइए कि विकल्प डी शक होना इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 136 है कि आसमान से बातें करने का अर्थ है। अब आसमान से बातें करने का इस मुहावरे का अर्थ होगा पागल हो जाना, विकल्प बी है बहुत दौड़ना, विकल्प सी है बहुत ऊंचा होना और विकल्प डी है बहुत परिश्रम करना, है ना। अगर आसमान से बात करने का मतलब होता है विकल्प सी बहुत ऊंचा होना इज राइट आंसर, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 137 है कि हाथ को हाथ ना सूझना का अर्थ है ना। अब देखिए भैया अगर हाथ को हाथ नहीं सूझेगा तो इसका मतलब होगा विकल्प ए भ्रम में पड़ जाना, विकल्प बी होगा खोए रहना, विकल्प सी है घना अंधेरा होना या फिर विकल्प डी है चोट लगना। तो हाथ को हाथ ना सूझना का मतलब हो गया विकल्प सी घना अंधेरा होना इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 138 है कि थाली का बैगन, है ना, यानी कि थाली का बैगन होने का मुहावरे से क्या आशय है ना। तो विकल्प ये है सिद्धांतहीन होना, यानी कि सिद्धांतहीन व्यक्ति, विकल्प बी है गोल मटोल, विकल्प सी है अधिक चिकना और विकल्प डी है चौड़ा होना। तो देखिए थाली का बैगन होने का मतलब होता है विकल्प ए सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो इस प्रकार से आप इन सभी मुहावरों को आसानी से याद कर सकते हैं और जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसे आप ट्रिक की सहायता से भी याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।